आज हिंदी में हम लोग फर्स्ट पेपर पर बात करेंगे जिसका नाम है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन एवं लिखन क्षमता का विकास। ठीक, तो इसमें आज जो हमारा टॉपिक है वह है विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत तथा समान ध्वनि वाले शब्दों को पहचानना एवं पढ़ना। ठीक है बॉयज, आवाज मिल रही है? जी सर, आ रही है आवाज सर। ओके, आ रही गुरुजी आवाज। ओके हरकेश, ठीक है। बीच बीच में आप लोग थोड़ा वो करते रहेंगे ना, पता चलता है कि आवाज मिल रही है, आप भी सक्रिय रहते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज, इसको फोर्थ सेम के फर्स्ट पेपर में है। फर्स्ट पेपर जैसे बताया गया आपको कि हिंदी उसमें थोड़ा सा टॉपिक है, आधे से अधिक थोड़ा, तो उसी में से जो आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम में पढ़ चुके हैं उसी को लगभग लगभग देखा जाए तो रिवीजन के लिए डाला गया है। तो उसमें से पहला जो प्रकरण आपका है वो है विलोम, विलोम शब्द। ठीक, अब विलोम शब्द किसे कहते हैं या होता क्या है, जिसको आप लोग अंग्रेजी में अपोजिट कहते हो, ठीक, हिंदी में उसी को विलोम कहते हैं। जो शब्द अगर इसको हम परिभाषा में कहना चाहें या इसको परिभाषित करना चाहें तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो शब्द अर्थ के स्तर पर विपरीत अर्थ व्यक्त करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। ठीक, जो शब्द अर्थ के स्तर पर विपरीत अर्थ व्यक्त करते हैं, माने ठीक उल्टा अर्थ अगर दे रहे हैं तो उनको हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे आप लोग बहुत पढ़ते हैं ना, छोटा का बड़ा, लंबा का, इस तरह से जो विलोम शब्द आप पढ़ते हैं तो उसी को थोड़ा सा आप आज हम लोग उसी पे अध्ययन करेंगे। अब विलोम शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो विलोम शब्द को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट लेते हैं। पहला सामान्य विलोम शब्द, दूसरा है निर्मित विलोम शब्द। ठीक, अब सामान्य विलोम शब्द क्या होता है? सामान्य विलोम शब्द में जो शब्द अपने सामान्य अर्थ से विरोधी भाव व्यक्त करते हैं वे सामान्य विलोम शब्द कहलाते हैं। माने उसमें बहुत कुछ नहीं करना होता है। हम जैसे मान लीजिए कुछ शब्द होते हैं जैसे ठंडा, ठीक, अब इसका अगर हम विलोम शब्द करें तो जो गर्म होगा, गर्म शब्द है तो यह इसका विलोम शब्द है। दिन रात, माने ये एक सामान्य से शब्द होते हैं, इन्हीं का सामान्य सा विलोम होता है। दूसरा है हमारा निर्मित विलोम शब्द, माने जिसको हम लोग बनाते हैं। जैसे गर्म शब्द है, इसमें कुछ एक अपना शब्द ही है, इसमें कुछ बनाया नहीं गया है। रात शब्द है, वह एक शब्द है, इसमें से कुछ किसी तरह से तोड़ मड़ोड़ के बनाया नहीं गया है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिनको हम निर्मित करते हैं, बनाते हैं। ठीक, अब वो बनाने की प्रक्रिया चाहे जो हो, चाहे उनको हम उपसर्ग लगा के बनाएं, प्रत्यय लगा के बनाएं, संधि और समास के द्वारा बनाएं, चाहे जैसे भी हम बना रहे हैं, वो बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम निर्मित शब्द कहते हैं। तो दूसरा हमारा जो प्रकार है वह है निर्मित विलोम। निर्मित विलोम वे शब्द हैं जिनका निर्माण मूल शब्द में उपसर्ग, प्रत्यय आदि को जोड़कर बनाया जाता है। ठीक, मान लो किसी शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय अगर जोड़कर हम जो शब्द बना रहे हैं तो वह निर्मित शब्द हो गया। अगर वह विलोम है तो निर्मित विलोम हो जाता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए सुगम शब्द है, ठीक, सु इसमें उपसर्ग है, फिर इसी को हम गम शब्द में दुर उपसर्ग लगा दें। गम शब्द है मूल, उसमें सु प्रत्यय लगा तो सुगम बन गया है। अब इसी में सॉरी उपसर्ग, सु उपसर्ग लग गया तो सुगम बन गया। अगर इसी को मान लीजिए हम इसमें दुर उपसर्ग लगा दें तो दुर्गम हो जाएगा। अब दुर्गम शब्द जो है वो सुगम का
अपोजिट हो गया, माने यह बनाया हुआ शब्द है। जैसे गम शब्द है, इसमें से उपसर्ग जोड़ जोड़ के इस शब्द को बनाया गया है। जैसे यश एक शब्द है, उसमें अप उपसर्ग लगा दो तो अपयश हो जाता है, यश का विलोम अपयश। तो इस तरह से जो शब्द बनाए जाते हैं उनको हम निर्मित शब्द या निर्मित विलोम शब्द कहते हैं। अब एक चीज यह देखना है कि जो विलोम शब्द होते हैं उसमें कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। जैसे विलोम शब्द जो होंगे वो अर्थ के स्तर पर विपरीत हों। ठीक, माने उनका जो अर्थ आए, पहला तो ये देखना है कि उनका अर्थ जो आए वो विपरीत ही आए, तभी वो विलोम शब्द माना जाएगा। दूसरा यह है कि तत्सम का विलोम जो होगा वो तत्सम शब्द ही होगा और तद्भव का विलोम तद्भव ही होगा। ठीक, यह बहुत ध्यान देने की बात है। अगर मान लीजिए शब्द कोई तत्सम शब्द है, ठीक, उसका जो विलोम होगा वह भी तत्सम ही होगा। जैसे प्रकाश शब्द है, यह तत्सम शब्द है। अब प्रकाश का विलोम जो होगा वो अंधेरा नहीं होगा। प्रकाश का विलोम अंधेरा नहीं होगा बल्कि अंधकार होगा। अब अंधकार और अंधेरा में आप पूछेंगे अंतर क्या है, तो अंतर यही है कि वह तत्सम शब्द है और अंधेरा जो है वो तद्भव शब्द है। ठीक, वॉयस क्लियर है सर, क्लियर है हाँ सर। अब हाँ आवाज मिल रही है ना? जी गुरु जी, प्रॉपर आवाज आ रही है। तो देखो जी, हाँ जैसे सर उपसर्ग लगा के, जैसे गम के आगे सुगम कर दिया और जिसका दुर्गम हो गया, तो ये उपसर्ग के हाँ हो गए। जैसे कोई प्रत्यय का बताना एक आध उदाहरण सर। प्रत्यय का चलो अभी देखते हैं, अभी ध्यान नहीं आ रहा है तुरंत में, ध्यान आएगा तुरंत आपको बताएंगे। पहले तो अभी हम जो बता रहे थे कि जो तत्सम शब्द जो होता है उसका जो विलोम होगा वो तत्सम ही होगा और तद्भव शब्द अगर है तो उसका जो विलोम होगा वो तद्भव ही होगा। ठीक, पहली दो बातें हो गई, माने पहला तो ये था आपका कि अर्थ के आधार पर दोनों विपरीत हों। दूसरा यह है कि दोनों शब्द चाहे या तो तत्सम होंगे या तद्भव होंगे। तीसरा यह है कि विलोम शब्द में अर्थ, संदर्भ और घटक के स्तर पर वजन जो है बराबर होना चाहिए। वजन का मतलब जैसे गंभीरता, जो शब्द होता है कहते नहीं अरे इनके शब्दों में बहुत वजन है, तो शब्द वजन भारी नहीं होता, वहां भारी से मतलब नहीं है, वहां गंभीरता से मतलब होता है। जिस तरह के शब्द का प्रयोग हम करेंगे उसका भी उस विलोम जो होगा उसी स्तर का होना चाहिए। ठीक, जैसे हम कहें कि आग, आग शब्द है, आग और अग्नि को अगर आप देखेंगे तो तद्भव के अनुसार, जैसे आग का विलोम पानी हो जाएगा लेकिन अग्नि का विलोम जल हो जाएगा। ठीक, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। विलोम शब्द जो होते हैं वो अर्थ के आधार पर, वो संदर्भ के आधार पर या घटक के आधार पर समान होने चाहिए, समान वजन के होने चाहिए, समान भाव के होने चाहिए। तो इस तरह अगर हम थोड़ा ध्यान देंगे तो हमारे विलोम शब्द होते हैं वो हर समय सही होंगे। जैसे चार ऑप्शन दे दिया जाता है कभी कभी तो उसी में सब एक ही समान हमें दिखते हैं, थोड़ा उसमें हमें दिमाग ये लगाना होता है वो जो शब्द होंगे वो एक ही तरह के हों, माने उसमें बहुत ज्यादा असमानता न हो। इन बातों को थोड़ा विलोम शब्द में ध्यान देना चाहिए। कभी कभी एक शब्द के एक से अधिक विलोम होते हैं, ये भी है कि एक ही शब्द के एक से अधिक विलोम होते हैं। तो वहां जैसे मान लीजिए राजा शब्द है, अब इसका अगर हम विलोम देखें तो राजा का रानी भी, राजा का रंग भी, राजा का प्रजा भी। ठीक, तो इस तरह का अगर मान लीजिए कोई वो आता है कि अब राजा का विलोम शब्द होगा
तो वहां आपको तीनों ऑप्शन नहीं रहेंगे। राजा का रंग भी हो सकता है ना? हाँ, राजा का रंग, राजा का प्रजा, राजा का रानी, ठीक, तो ये तीनों होते हैं। अब ये देखना कि हमें किस संदर्भ में लिया जा रहा है, वहां संदर्भ इसीलिए कहा गया ना कि उसी वजन के, उसी घटक के या उसी संदर्भ के होने चाहिए। तो वहां हमें ये देखना किस संदर्भ में कहा जा रहा है। जैसे मान लो प्रजा के संबंध में कहा जा रहा है, तब वहां राजा का जो हो जाएगा प्रजा हो जाएगा। या रंग के विषय में कहा जा रहा है, गरीब के विषय में कहा जा रहा है, तो वहां राजा का रंग हो जाएगा। तो विविधता वहां हमें देखनी कहाँ किसके विषय में कैसे पूछा जा रहा है। और एक चीज जो ध्यान देनी है कि संज्ञा का विलोम जो होता है संज्ञा होता है, और विशेषण का विलोम विशेषण होता है। संज्ञा का विलोम जो होगा वो हर समय संज्ञा होगा, और विशेषण का विलोम जो होगा वह विशेषण होगा। ठीक, सर सर्वनाम, अगर कोई सर्वनाम वगैरह का विलोम हो तो सर्वनाम ही होगा क्या? हाँ, सर्वनाम है तो उसका सर्वनाम होगा, माने जो जिस कैटेगरी का होगा उसी में रहेगा, उसको आप चेंज नहीं करोगे। जैसे वह का विलोम ठीक है। यह, ठीक, यह जिस ठीक है जिस सर। कैटेगरी का होगा उसको आप उसी में रखोगे। ये विलोम की सामान्य बातें हैं। बाकी और जो विलोम शब्द हैं, जैसे मान लो पूरी लिस्ट होती है, इसको हम इसलिए नहीं डाले को, तो आप पढ़ते ही हैं। जैसे मान लीजिए अग्र का विलोम पश्य, अज्ञ का विज्ञ, अमृत का विष, इस तरह से जो अच्छा। विलोम शब्द हैं इसको तो आप लोग पढ़ते ही हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान जो देने की बात है वो इन्हीं बातों पे है, जो अगर वो तत्सम शब्द है तो तत्सम हो, तद्भव है तद्भव हो, और जी अगर सर। मान लीजिए संज्ञा है तो संज्ञा ही रहे, विशेषण है तो विशेषण रहे, या सर्वनाम है सर्वनाम रहे। ठीक, तो इस तरह से अगर हम थोड़ा ध्यान देंगे तो हमारे जो विशेष विलोम के शब्द आते हैं परीक्षा में वो कभी गलत नहीं होंगे। ठीक, अरे हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हर किसी वाक्य का विलोम शब्द होता है, या ये कुछ चुने हुए ही होते हैं, या 2000 4000 जाए ऐसे, या हर बोलिए किसी का विलोम शब्द होता है? क्या? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, या नहीं नहीं, हर जरूरी किसी का विलोम शब्द होता है, या ये कुछ चुने नहीं नहीं, हुए होते हैं? ऐसा नहीं है। देखो हर चीज का आप विलोम शब्द नहीं बना सकते हो, ठीक है। हाँ, वही तो सर। हाँ, चलो अब अगला हमारा जो टॉपिक है वह है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द आपके सिलेबस में समानार्थी शब्द शायद फर्स्ट सेम या सेकंड सेम में ही था, तो वहां भी बताया गया था समानार्थी को और कुछ किसी नाम से जानते हैं? पर्यायवाची। बॉयज, ओके ओके। देखो समान, इसको अगर वैसे न समझ में आए तो इसको वैसे देख लो, समान अर्थी, समान अर्थ देने वाला। ठीक, जैसे कोई एक शब्द मान ले लो, आप ले लिए, अगर उसी का दूसरा कोई समान अर्थ दे रहा है तो वह उसका पर्यायवाची, पर्याय माने कोई दूसरा, समानार्थी को अगर हम परिभाषा में देखना चाहें तो जो शब्द अर्थ के स्तर से समान होते हैं, लेकिन इन थोड़ा ध्यान देना इसमें कुछ वो हो गया है। हाँ हाँ, उसको वही इसीलिए कह रहे हैं ना कि लिखने में थोड़ा यहाँ वो हो गया है गलती, उसको फिर से आप सुन लो। जो शब्द अर्थ के स्तर पर की नहीं रहेगा, के रहेगा, और अस्तर जो लिखा है वो अ नहीं रहेगा, केवल अस्तर रहेगा। ठीक, जो शब्द अर्थ के स्तर पर समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण देखो, नेत्र है, नेत्र, नेत्र का अगर हम यहाँ समानार्थी देखें या इसका पर्यायवाची देखें तो जैसे लोचन। ठीक, सर मेरी एक बात सुन लो सर। हाँ बोलो। सर जैसे नाम वगैरह होता है किसी वस्तु का, स्थान का, या ये इनका भी विलोम होता है सर? क्या?
नहीं किसी देखो, व्यक्ति का नाम। जैसे नहीं, ये ऐसा नहीं होता, किसी तो व्यक्ति का फिर नाम है तो तो फिर ये सुनो सुनो, ये सर संज्ञा को तो वो प्रेजेंट करते हैं। फिर किसी वस्तु का नाम, स्थान वगैरह, ये संज्ञा को प्रेजेंट करते हैं, तो इनका भी विलोम होना चाहिए फिर। सुनो, अभी एक बात ये आई थी, क्या हर शब्द के विलोम होते हैं? ठीक, हाँ, ऐसा हर तो स... नहीं होता, जिसका अर्थ होता है उसका ही विलोम होता है। हाँ, तो हर शब्द का विलोम नहीं होता। ठीक, जैसे मान लीजिए आप कह रहे हो ना किताब, किताब संज्ञा है कि नहीं हम्म, है ना? जी सर। तो अब किताब का अगर विलोम आप कहोगे तो उसका क्या होगा? किताब का क्या होगा? हाँ, विलोम बोलो। विलोम नहीं, किताब समानार्थी होगा लेकिन तो। क्या? नहीं, देखो किताब जो है पढ़ी जाती है, ठीक, और जी सर। अब लिखने का काम जिसमें होगा उसका विलोम हो जाएगा। हाँ, तो लेखनी हो जाएगा। हाँ, लेखनी नहीं, लेखनी जो होता है वो कलम होती है, लेखनी को कलम कहते हैं, जी सर। किताब को कॉपी कहेंगे विलोम में। सर तो इस तरह चलो, से ये संज्ञा। आपका जो प्रश्न था ये था कि क्या हर शब्द के या किसी जितने भी संज्ञा हैं उनके विलोम होते हैं? ठीक, तो ऐसा नहीं है। नहीं सर। हाँ हाँ, हाँ। ठीक, तो जैसे मान लीजिए हमारा नाम है या आपका नाम है, अब उसको कहो विलोम बताइए, विलोम बनेगा? नहीं बनेगा। तो हर चीज का विलोम नहीं होता है। ओके, तो अब जिसका देखो, अर्थ होता है जिस उसका ही निकलता है सर। देखो अर्थ तो हर शब्द के होते हैं, अगर शब्द के अर्थ ही ना हो तो कोई वो शब्द ही नहीं होगा। अर्थ आप इसमें मत जोड़िए, अर्थ अगर कहोगे तो हर शब्द का अपना एक अर्थ होता है, अगर वो अर्थ ना हो उसमें तो वो निरर्थक शब्द कहा जाता है, उसकी गणना नहीं की जाती। सर जैसे कि ठीक है, जैसे रंग आते हैं जैसे काला, भूरा, सफेद वगैरह होते हैं। तो अगर हाँ जैसे हम पूछेंगे काले का विलोम क्या होगा, तो सफेद बोलेंगे फिर उसे। हाँ, काले का, रंग तो काला का सफेद। कोई भी हो सकता ठीक है। है, क्या? जैसे काले का विलोम, तो काले का विलोम सफेद ही हो सकता है, कोई भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, वही होगा। देखो अगर विशेषण है तो विशेष, हमने पहले बताया कि विशेषण है तो उसका विशेषण। अब भाव वहां समझना है, क्या वहां जैसे चार रंग दे दिया गया है, काला का नीला, लाल, सफेद, वहां ज्यादातर यही होता है, सफेद होता है। ठीक है, जी हाँ। सर। अब सर आगे सभी चलो, रंगों का दूसरा ऐसे है हो हमारा सकता है? क्या? हेलो, सभी रंगों का हो सकता है सर विलोम? हाँ जैसे सर, लाल वही पूछ हरा रहे हैं। जैसे लाल, चलो नीला काले पीला। का सफेद हो गया, अगर नीला वगैरह का हाँ, पूछे तो फिर। नहीं देखो सभी रंगों का वही नहीं होता, ज्यादातर क्या है, जैसे पीला। हम काला कहते हैं ना उसका सफेद करते हैं। अब लाल का अब कहोगे हरा होगा कि नीला होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हर रंग का या हर शब्द का विलोम नहीं होता है। अरे ठीक, सर, तो हम किस हाँ, आधार पर इसकी पहचान करेंगे, इसका विलोम शब्द होगा या नहीं? किस देखो आधार पर वो हम सिंपल, हाँ सर। सुनो पहले सुनो, वो सिंपल से शब्द होते हैं, उनको जब एक बार आप किताब खोलोगे, पढ़ोगे, समझोगे तो अपने आप समझ में आता है किनका विलोम होगा और किनका नहीं होगा। जैसे आदमी शब्द है, ठीक, वो भी तो एक शब्द है आदमी। तो सर ये लड़का निश्चित है, शब्द फिर तो इसका मतलब 2000 या 4000, इतने जितने होंगे उतने ही। नहीं, सर हम उस बात देखो, पे कह रहे थे ना, आप बोल रहे हाँ थे कि संज्ञा का संज्ञा होगा और विशेषण का हाँ विशेषण होगा। जब पूछा है हाँ, किसी व्यक्ति, नाम वगैरह होते हैं, स्थान, इनका भी विलोम होता है क्या, हमें जब पूछा है सर। आप सुनो ऋषि, पहले सुनो, पूरा पहले सुना करो। हमने यह भी तो इसी में कहा था कि सभी शब्दों के विलोम नहीं होते हैं, जरूरी थोड़ी जितनी संज्ञाएं हैं सबके विलोम हो। ठीक, ठीक है सर। चलो, हाँ, तो अब आगे हमारा जो है वो है समानार्थी शब्द। समानार्थी का अर्थ होता है समान अर्थ देने वाला या उसी के समान कोई दूसरा। ठीक, अब इसको अगर हम परिभाषा में लिखना चाहें, थोड़ा इसमें अशुद्धि उसको संशोधन कर लेना सुन के, कि जो शब्द अर्थ के स्तर पर समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी कहा जाता है। पर्यायवाची या समानार्थी दोनों, चाहे जो कहो आप। जैसे नेत्र ले लो, अब नेत्र को लोचन भी कहते हैं, नयन भी कहते हैं, आंख भी कहते हैं, चक्षु भी कहते हैं। ठीक, अब इसमें से जो भी आप कहेंगे वह उसका समानार्थी होगा, उसका समान अर्थ देगा।
इसे हम समानार्थी कहते हैं। अब इसमें अगर मान लीजिए थोड़ी सी बहुत सूक्ष्म अंतर होता है इन शब्दों में भी, अगर आप, लेकिन आपकी जो क्लास होगी वो प्राइमरी की होगी या जूनियर की होगी, तो वहाँ बच्चों को इतना सूक्ष्म अंतर की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप थोड़ा सा जान लो कि पर्यायवाची और समानार्थी में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है दोनों शब्दों में। समानार्थी का मतलब होता है समान अर्थ देता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर यह है, जैसे मान लो एक उदाहरण से आपको बताएं कि पानी और जल दो शब्द हैं, ठीक, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। अब आप कहोगे पानी और जल दोनों तो एक ही होता है कि नहीं होता ऋषि? यस ऋषि सर, हाँ, यस सर। लेकिन एक तद्भव होगा, बताइए, एक तत्सम। हाँ, अब जैसे मान लीजिए कहीं पे हम किसी पवित्र स्थान पर या कहीं पूजा में जब हम जिसका प्रयोग करते हैं तो उसको हम ये नहीं कहते हैं कभी कि आप पानी लाओ, ठीक, सर ये वहां पूछना एक सर प्रयोग होता कि है। हाँ अगर इसमें जो आप समानार्थी शब्द बता रहे हैं आप, इसमें इनके हाँ, जैसे तद्भव शब्द है उसके तद्भव भी समानार्थी होंगे, तत्सम भी हो सकते नहीं हैं। नहीं, इसमें ऐसे नहीं है। इसमें जो है तद्भव तत्सम की कोई बात नहीं है। इसमें जो सारे शब्द आते हैं सभी समानार्थी होते हैं, ठीक है। जी यहाँ सर, आप जी तद्भव सर, और जी। तत्सम को अलग नहीं करना, नहीं वही पुराना जैसे उसमें विलोम शब्द में किए थे, यहाँ भी करो तो ऐसे नहीं होगा। यहाँ सारे शब्द जो होते हैं वो सभी समानार्थी या पर्यायवाची होते हैं, लेकिन अंतर थोड़ा सा ये होता है कि अंतर थोड़ा सा यह होता है, जैसे मान लीजिए कहीं कहीं पे बहुत सूक्ष्म अंतर देखा जाता है कि पानी और जल की बात जैसे हो रही है, तो जहां पर किसी पवित्र काम के लिए या पूजा में जब हम प्रयोग करते हैं तो वहां पे जल का प्रयोग करते हैं, और जैसे खेत सारांश की के हिसाब से। सिंचाई है या और काम है तो वहां पे जिसका प्रयोग होता है वह पानी का प्रयोग होता है। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें बहुत सूक्ष्म अंतर होता है, इन अंतरों से कोई विशेष वो नहीं है, दोनों एक ही चीज होती हैं, समानार्थी का अर्थ। अब समानार्थी में जैसे मान लीजिए अग्नि है, आप कह रहे थे कि क्या इसमें तद्भव तत्सम होते हैं, ऐसा नहीं होता। जैसे अग्नि शब्द है वो तत्सम है। अब इसका जब पर्यायवाची आप देखोगे या समानार्थी देखोगे तो आग भी होगा, अनल भी होगा, पावक, नल भी होगा। हुतासन, दहन, कृषान, वहनी, इस तरह से जितने शब्द हैं ये सभी इसके पर्यायवाची या समानार्थी होते हैं। सर इसी ज्वाला को हम भी हुआ कहते हैं क्या? क्या? ज्वाला ज्वाला हाँ हाँ, ज्वाला भी होती है, सर, ठीक। ज्वाला तद्भव है या तत्सम है? ज्वाला जो है तत्सम है, क्या सर? तत्सम तत्सम। सर इसमें वैसे शब्द भी आ जाते हैं फारसी वगैरह ये? हाँ, किसी भी भाषा के हों सब चल जाते हैं। हिंदी तो सभी को अपने में समाहित कर ली है, तो इसमें भाषा और उससे कोई मतलब नहीं है। जितने भी शब्द होते हैं जिसको हिंदी ने अपने में समाहित किया है वो सब माने जाएंगे, ठीक। ठीक है सर। अब इसी तरह से जैसे मान लीजिए अमृत है, अमृत को अगर हम कहें तो इसका समानार्थी क्या हो गया, पर्यायवाची क्या होगा, तो पीयूष, सुधा, अमी, सोम, सोमरस, इस तरह से जितने भी हैं इसको हम पर्यायवाची या समानार्थी कहते हैं। तो इनको एक बार लिस्ट आप, बहुत लंबी हो है इसको इसलिए हमने नहीं लिखा पूरा, तो इसको एक बार आप पढ़ लेना, देख लेना, ठीक। सर दूध का पर्यायवाची क्या होगा सर? समानार्थी क्या? दूध का, दूध। दूध, हाँ सर, जो दूध पीते हैं, दूध। देखो दूध को तो दुग्ध पहले कर लो, ठीक। दुग्ध हो जाएगा, दुग्ध। दुग्ध तो सर संस्कृत का हो गया। हाँ, नहीं, पर्यायवाची तो संस्कृत में आ सकते अब हैं। ये बताओ, हमने सुनो, हाँ, अच्छा संस्कृत अच्छा, के हो या किसी भी भाषा के हो, पर्यायवाची सभी हमने एक ही बात दोनों लिया मिला के करो, चलेंगे उसमें बताया। पर्यायवाची में तो। हाँ, सुनो, जैसे दुग्ध हो गया, पय, अच्छा पय सर। माने जानते हो ना, पय माने दूध होता है। क्षीर माने भी दूध होता है। जी क्षीर सर। सुने हो कहीं पे? नीर और क्षीर की बात जब आती है, हंस खीर जिसको माने सर, अलग कर, खीर भी तो होता है सर। क्या हुआ? खीर, खीर।
खीर नहीं, क्षीर है, क्षीर, छतरी और वाला सर खीर छ। का क्या सर, एक देखो जगह हर है शब्द खीर का खीर। हाँ सर। नहीं, खीर का पहले सुनो, तद्भव पहले खीर। हम जो बता रहे हैं आपको, पेय, दुग्ध, क्षीर, अमृत, स्तन्य, इस तरह के स्तन्य इसलिए कहते हैं क्योंकि यह स्तनों से प्राप्त होता है, इसलिए इसको एक नाम स्तन्य भी है। इस तरह से जो शब्द हैं उसे हम पर्यायवाची या समानार्थी कहते हैं। ठीक, तो सर फिर खीर का खीर अब कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्या? खीर का खीर कहेंगे या नहीं कहेंगे पर्यायवाची में? नहीं नहीं, क्षीर, क्षीर शब्द है। और सर क्षीर जो है तत्समय क्या? हाँ, क्षीर, छतरी वाला छ। नीर क्षीर की हाँ बात सर, जब आती है अलग करने की, तो वहां पे सर, वही छतरी क्षीर है। हाँ मैं छतरी वाले की बात कर रहा हूँ सर, छतरी वाला क्षीर। हाँ, वही क्षीर है, क्षीर छतरी वाला अच्छा, छ रहेगा। तो सर ये तत्समय चलो, या तद्भव है क्षीर? तत्सम, तत्सम। और इसका सर क्षीर का तद्भव क्या बनेगा? अब क्षीर का देखो, तत्सम तद्भव अगर बनाओगे तो खीर बनेगा, खीर। हाँ ठीक है, हाँ, तो सर फिर ये लेकिन उसको पर्यायवाची नहीं होगा सर इसका? सुनो सुनो, ऐसा थोड़ी है कि उसका पर्यायवाची माने अगर उसका ये आ गया तो वो पर्यायवाची होगा। खीर को आप हाँ जी। पर्यायवाची में कह सकते हो, लेकिन होता जी नहीं है वो। ठीक है, सर। अगला हमारा जो टॉपिक है वह है तुक सर हल्की सी कंफ्यूजन है या सर, इसे तुका। थोड़ा और क्लियर कीजिए। हाँ, क्या हुआ? जैसे सर ये कंफ्यूजन है मेरी, क्षीर की तत्सम से तद्भव में बदलने पर खीर हो गया सर ये। हाँ, तो सर ये संस्कृत भाषा से लिए हुए हैं, मैं तो उसी से भाषा से लिया है, एक ही बात है ये। तो सर ये हाँ, तो चलो पर्यायवाची क्यों नहीं बना सर ये खीर का क्षीर? चाहिए। क्या? ये सर पर्यायवाची क्यों नहीं बना फिर ये खीर का क्षीर? सुनो, अगर आप पर्यायवाची की बात करें तो उसको आप कह सकते हो। ठीक है, हाँ सर ये कह रहा था। पर्यायवाची आप उसको कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका जो शुद्ध रूप होता है वह क्षीर है, क्षीर। अच्छा अच्छा, कह सकते हैं ना ठीक, सर वैसे तो। हाँ हाँ, कह सकते हो। ठीक चलो, है, अगला हमारा जो टॉपिक है वह है तुकांत शब्द। इसी में माने इसमें चार वो आए थे आपके, विलोम शब्द और समानार्थी शब्द, तुकांत शब्द, और एक आपका है समान ध्वनि वाले शब्द। तो इस तरह से चार हैं। तो इसमें आपका जो अगला पॉइंट वह है तुकांत शब्द। तो तुकांत शब्द समझने से पहले हम समझने तुक क्या होता है। तुक किसी शब्द के अंत में अक्षरों में जो समानता पाई जाती है उन्हें तुक कहते हैं। ठीक, समझ में आया? किसी शब्द के अंत में अक्षरों में जो समानता पाई जाती है उन्हें तुक कहते हैं। तुक का अर्थ है कि अंत्यवर्ण की आवृत्ति। अंत्यवर्ण का मतलब होता है अंतिम वर्ण। अंतिम वर्ण जो होगा, अगर उसी की आवृत्ति हो रही है बार बार, तो उसे हम तुकांत शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए छोटी क्लास जो होती है, जैसे कक्षा 1 या 2, वहां पे आप जो किताबें होती हैं उसमें देखेंगे तो एक ही तुक के कुछ शब्द लिखे होते हैं, चाहे 2 अक्षर के हों या 3 अक्षर के हों। तो इस तरह से तुक मिला के लिखा होता है। जैसे मान लीजिए नट, खट, झट, पट। तो इस तरह से जो ट शब्द आ रहा है बार बार हर शब्द में, उसे हम तुकांत कहते हैं। माने वह हमारा तुकांत है। उसका जो अंत हो रहा है वो एक ही अक्षर से हो रहा है, इसलिए ऐसे अक्षरों को हम तुकांत वर्ण कहते हैं या अंत्य वर्ण तुकांत है। अब इसी तरह से जैसे जब हम एक वाक्य बनाते हैं तो उसमें भी तुक का प्रयोग होता है। जो हमारे काव्य हैं या जो छंद हैं, उनकी जब रचना की जाती है तो लय, छंद, ताल, लय, छंद जब इनकी बात आती है तो वहां पे तुक का भी प्रयोग किया जाता है। तो बिना तुक के जो हमारा छंद होता है वह बन ही नहीं पाता है। इसीलिए कहीं कहीं पे ये कहा जाता है कि कुछ तुकांत जोड़कर कविताएं बना ली जाती हैं। अब तुकांत के जैसे उदाहरण में आप देखें तो जो दोहे होते हैं या जो चौपाइयां होती हैं, तो उनके जो अंतिम अक्षर होंगे, पंक्ति का जो अंतिम अक्षर होगा, वह
तुकांत होता है, उसका अंत जो होता है एक ही अक्षर से होता है, उसे हम जब एक ही अक्षर से होगा तो उसे हम तुक कहेंगे, और चूंकि वह उसका अंत हो रहा है इसलिए तुकांत हो जाता है। तुक धन अंत, तुकांत। जैसे एक उदाहरण देखो कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय, जा तन की झाई पर श्याम हरिद्युति होय। सोई होय, या इसी तरह से रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरें, मोती मानुष चून। वहां पे सून आया, यहाँ पे चून आया। ठीक, तो अंतिम अक्षर जो है वो दोनों का समान आ रहा है, इसको हम तुकांत कहते हैं। ठीक है, माने जिसका अंत जो हो रहा है वह एक ही अक्षर से हो रहा है तो उसे हम तुकांत कहेंगे। या जितने भी आपके छंदबद्ध रचनाएं हैं, जितनी भी छंदबद्ध रचनाएं हैं, चाहे वो दोहा छंद हो, चाहे सोरठा छंद हो, चाहे चौपाई छंद हो, उसमें सभी में तुकांत का प्रयोग किया जाता है। अंतिम वर्ण जो होता है वह एक ही समान आता है, इसलिए उसको हम तुकांत कहते हैं। अब इसी में दूसरा जो है, इसके दो भेद होते हैं, तुकांत और अतुकांत। जब हम कहीं भी काव्य की रचना करते हैं तो वहां पे दो तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक तो तुकांत का, दूसरा अतुकांत का। तो तुकांत को तो आप समझ गए, जिस जो छंद होते हैं या छंदबद्ध रचनाएं होती हैं उसको हम तुकांत कहते हैं। और ऐसी रचनाएं जिसमें छंद का प्रयोग नहीं होता, ठीक, उनको हम अतुकांत कहते हैं। अतुकांत, जिसमें तुक न हो। जैसे आप अब देखेंगे कि जो हमारी नई कविता है, या आप इस तरह से देख लो जो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थोड़ा की थी, उन्होंने एक पंक्ति कही थी कि खुल गए छंद के बंद। उनकी एक लाइन ये थी कि खुल गए छंद के बंद, अर्थात उन्होंने कविता को जो है छंदों से मुक्त कर दिया था। कविता कैसी भी लिखी जाए वो कविता हो जाती। अब की जो कविताएं हैं वो चाहे जैसे लिख दो, एक लाइन, दो लाइन, चार लाइन, उसमें तुक की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे एक उदाहरण आप देखो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ही एक रचना है, वह तोड़ती पत्थर। उसमें उन्होंने अपने तुक का जो है प्रयोग नहीं किया है, उसको अतुकांत कविता कहते हैं। जैसे उसकी लाइनें हैं, वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर, गुर हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार, सामने तरमालिका अट्टालिका प्राकार, चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप। तो इस तरह से ऐसा लगता है कि कोई काव्य न पढ़ के बल्कि गद्य पढ़ा जा रहा हो। तो अतुकांत जो कविताएं होती हैं वो गद्य जैसी लगती हैं। या इसी तरह से जैसे अज्ञेय जी की एक रचना है कि मेरी निगाह में न कोई छोटा है न बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। ये है तो काव्य, लेकिन आपको लग नहीं रहा होगा कि काव्य है कि गद्य है। तो जहां पर तुक का प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात कविताओं को छंदों से मुक्त कर दिया जाता है, उसे अतुकांत शब्द कहते हैं। तो इस तरह से इसको हम तुकांत और अतुकांत समझते हैं। तुकांत शब्द जो होता है वह तो शब्द के अंत में प्रयुक्त एक ही तरह के शब्द तुकांत कहलाते हैं, या वाक्य के अंत में प्रयुक्त एक ही तरह के शब्द तुकांत कहलाते हैं। लेकिन जहां पे शब्द के अंत में एक ही तरह के शब्द न आए बल्कि भिन्न भिन्न शब्द आएंगे, वहां अतुकांत शब्द होगा। ठीक, देखो अगला हमारा जो, ये तो तुकांत और अतुकांत की बात हुई। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है समान ध्वनि वाले शब्द। ये सारे शब्द के ही भेद हैं। जब आप शब्द के भेद बताया जा रहा था तो वहां भी शायद इसके विषय में कुछ चर्चा हुई होगी। ये भी शब्द के भेद ही हैं, चाहे वो विलोम हो, चाहे समानार्थी हो, चाहे तुकांत हो, चाहे समान ध्वनि वाले हों।
ठीक। अब समान ध्वनि वाले शब्द का मतलब क्या है, पहले इसको आप समझ लो। जैसे मान लीजिए हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द प्रयुक्त होते हैं जिनका उच्चारण समान होता है परंतु उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार के शब्दों को युग्म शब्द या समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। मतलब कि उनका उच्चारण जो होगा, जैसे हम किसी शब्द को बोलते हैं जो आवाज निकलती है वही उच्चारण है, तो उनका उच्चारण तो आप देखोगे समान होगा, एक ही समान होगा, लेकिन उनके जो अर्थ निकलेंगे वो भिन्न भिन्न होते हैं, या थोड़ी सी उच्चारण में भी थोड़ा सा ही अंतर होता है। जैसे आपको उदाहरण बताएं, अंश अंश दो शब्द हैं, पहला एक कंधा अंश, होगा या भाग। हाँ पहला जो है अंश माने जिसमें तालव्य स है वह हमारा उसका अंश होता है, तो उसका अर्थ होता है भाग या हिस्सा। ठीक। अब यहाँ कहने का मतलब यह है दोनों जो है उच्चारण की दृष्टि से एक ही तरह के शब्द उच्चरित हो रहे हैं, ध्वनि एक ही तरह की निकल रही है। चाहे आप बहुत सूक्ष्म अंतर होता है, अंश 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 अंश, तो इस तरह के जो शब्द हैं उसको हम समान ध्वनि वाले शब्द कहते हैं। माने ऐसे शब्द जिनको उच्चारित करने में लगभग माने 100% नहीं होता, नहीं एकदम समान ही होते हैं, लगभग समान ध्वनि निकले वो सभी समान ध्वनि वाले शब्द या तो इसी को युग्म शब्द या समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक। अब इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए आपको बताया अंश, अंश का अर्थ होता है भाग और दूसरे अंश का अर्थ होता है कंधा। ठीक। और इसी में एक शब्द है कुल, कुल, एक में बड़ा उ रहेगा, एक में छोटा उ रहेगा, कुल और कुल। कुल का अर्थ होता है कुल, कुल का अर्थ है किनारा, जिसमें बड़ा उ होगा उसका अर्थ होता है किनारा। दूसरे कुल का अर्थ होता है वंश, वंश। तो इस तरह से दोनों में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है, लेकिन उनके अर्थ में बहुत ज्यादा असमानता होती है। इसी तरह से जैसे एक शब्द है अंत और अंत्य। अंत का अर्थ होता है समाप्त, अंत्य का अर्थ होता है या अंतिम या नीच, अंतिम या नीच। असन, आसन, जैसे एक शब्द है मान लो असन, असन मीन्स होता है भोजन। अब इसी को अगर हम बोलें कि आसन, आसन मीन्स होता है बैठने की वस्तु। आसन शब्द जो है उसका अर्थ होता है भोजन और आसन शब्द जो है उसका अर्थ होता है बैठने की वस्तु। अचर, अनुचर, या इसी और जैसे हैं, अचर का अर्थ होता है न चलने वाला, अचर माने जो विचरण न करे, चले न। और अनुचर का अर्थ होता है दास या सेवक, नौकर। तो इन शब्दों में जो होता है जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो बहुत सूक्ष्म अंतर होता है, बहुत माने एक तरह से देखा जाए समान ही उच्चरित होते हैं, लगभग वो एक समान उच्चरित होते हैं, लेकिन उसमें उनके अर्थों में जब उनका हम अर्थ निकालते हैं तो बहुत ज्यादा भिन्नता होती है। इसीलिए इसको हम कहते हैं समुच्चारित, समान रूप से उच्चारित किंतु भिन्नार्थक शब्द। माने उच्चारित तो समान रूप से होते हैं, थोड़ा सा ही अंतर होता है, लेकिन ये पूर्ण रूप से भिन्न होते हैं, पूर्ण रूप से अलग होते हैं। इसे हम समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अब इसमें बहुत सारे शब्द हैं, इसको आप लोग थोड़ा थोड़ा करके अगर वैसे सुनना है तो सुन लीजिए। जैसे कंगाल, कंकाल,
कंगाल मीन्स होता है जैसे गरीब कोई व्यक्ति है तो उसको कहते हैं आप कंगाल। ठीक, कंकाल का अर्थ होता है ठटरी। ठटरी कहते नहीं है कि उसका कंकाल ही बचा है, कंगाल कंकाल। और इसी तरह से कर्म क्रम, कर्म क्रम, तो थोड़ा सा उच्चारण में बहुत थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन दोनों के अर्थ बहुत ज्यादा अलग हैं। इसी को हम समान ध्वनि वाले समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, या समान ध्वनि वाले शब्द कहते हैं। किसी कुछ पूछना है? सर हाँ, कंकाल को हम अवशेष भी कह सकते हैं क्या? अवशेष बोलते हैं जो, क्या? अवशेष अवशेष। नहीं, देखो, कंकाल और अवशेष दोनों एक ही चीजें नहीं होंगी। अवशेष का मतलब होता है जो शेष बचा हो। ठीक, अब अर्थ अगर देखेंगे उसमें, माने जब किसी चीज में या कहीं आता भाव वैसे अर्थ निकालेंगे तो हो सकता है, लेकिन इसका डायरेक्ट अर्थ कहिए कंकाल को हम अवशेष कहें तो नहीं होता है। और एक अभय होता है और एक उभय होता है, हाँ, इसका क्या होता है सर? दोनों का एक ही होता है, देखो, अलग अलग होता है अभय या उभय का? दोनों अलग हैं, माने समुच्चार्थक भिन्नार्थक शब्द ये भी हैं, माने समान ध्वनि वाले शब्द यह भी है आपका। पहला एक क्या बताया? सर अभय और हेलो। उभय। हाँ, अभय। अभय का मतलब होता है जिसको कोई भय ना हो, जो भयभीत ना हो किसी से, वह तो अभय है। उभय माने होता है दोनों। ठीक, सर तो फिर ये जो खीर है वो खीर का और दूध का दोनों का होगा? हाँ हाँ भाई, क्यों खीर खीर के पीछे पड़े हो? देखो, दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, अच्छा सर, ठीक है हाँ, सर, ओके वो सर, तत्सम है, वो तद्भव है बस। ठीक है ठीक है। एक प्रत्यय वाला बता दो, प्रत्यय वाला, जैसे वहां उस उपसर्ग और प्रत्यय में बता रहे थे। माने विलोम, ऐसे विलोम, हेलो, हाँ, ऐसे विलोम शब्द जो प्रत्यय से मिलके बने। जी सर। अभी थोड़ा आ नहीं रहा है दिमाग में, भी आएगा तो हम तुरंत आपको बता देंगे। ठीक है, पहले बता दियो गुरुजी, क्या बोलो? यही प्रत्यय वाले हैं।